last video we have studied the peptic ulcer and related drug. अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे what is the emesis and what are the anti-emetic drug. ठीक है. So before starting the anti-emetic directly, first of all let us understand what is meant by emesis. ठीक है. What are the different mechanism of emesis. ठीक है. And how our drug target or the work through these different mechanisms. ठीक है. मीन्स वो कैसे एंटी इमेटिक का रोल प्ले करेंगे हम जानेंगे इस वीडियो में. ओके. नाउ सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इमेसिस इज नाउ इट ऑकर्स थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर, जिसे आप इमेटिक सेंटर भी कह सकते हैं. ठीक है. नाउ इट ऑकर्स थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर which is located in medulla oblongata of your brain. ठीक है. एक सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है. ओके. हमें जीपैट में एक पैराग्राफ वाइज ऐसी जीपैट डेफिनेशन लिखनी नहीं पड़ती है. आपको बस वो उन चीजों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सो यहाँ पे जो वन लाइन की डेफिनेशन है इसमें दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आगे चल के एक्स्ट्रापोलेट होते हैं या फिर आप कहेंगे इनलार्ज होते हैं. ओके. नाउ द स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर. ओके. मीन्स वोमिटिंग सेंटर अगर स्टिमुलेट हो रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इट्स स्टिमुलेशन. ठीक है. ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है. जब आप इससे आगे बढ़ते हो तो स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा मींस वो एक है या दो है या उससे ज्यादा है. ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन आता है. सो दिस फॉर्म्स योर अंडरस्टैंडिंग. हम जब जीपैट के नोट्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस वन लाइन इज सफिशिएंट. उसको आगे आपके माइंड में डेवलप होना चाहिए ऑटोमेटिकली. ओके. अगर ये इसके बाद में की भी चीजें अगर लिखनी पड़ रही हो तो वो जीपैट के हिसाब से प्रॉपर पढ़ाई नहीं होगी. ओके. नाउ इन दिस वीडियो अभी ये कैसे इमेसिस का जो एक टॉपिक है इट इज लिटिल बिट शॉर्ट. ठीक है. जो समझने में भी आसान है. सो I will add some tips regarding the study of GPAT in this video. Now, so there are three mechanisms of stimulation of vomiting center, and there are two centers. Okay, the chemoreceptor trigger zone, which is also known as the area postrema, and the second one is nucleus tractus solitarius. ठीक है. तो ये दो important center है. अभी in some literature, ठीक है, या फिर आप केडीटी अगर पढ़े तो उसमें कहीं कहीं जगह पे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ये वर्ड किया है. एंड इन सम पार्ट फॉर एग्जांपल अगर 5-HT3 एंटागोनिस्ट का पार्ट अगर आप पढ़ोगे एंटीमेटिक चैप्टर में से तो इन दैट पार्ट कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इज मेंशन्ड एज द एरिया पोस्ट्रेमा. ओके. सो these two terms were used alternatively in the KDT also and in the scientific literature also. Okay. ये चीजें मैं आगे बताते जाऊंगा आपको. सो ये जो फर्स्ट लाइन है इससे मैं कुछ आपको कहना चाह रहा हूं. इट ऑकर्स थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर. देयर आर थ्री मैकेनिज्म्स एंड सेंटर्स. देयर आर टू सेंटर्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके. द फर्स्ट वन इज chemoreceptor trigger zone and the second one is nucleus tractus solitarius. बेसिक पार्ट क्लियर हुआ. मींस जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इमेसिस की. ओके. Now we will switch over to the mechanisms of emesis. Now there are three mechanisms as I said earlier. ठीक है. So first mechanism which is operating through the chemoreceptor trigger zone. Second mechanism which is operating through the enterochromaffin cells and enteric nervous system. And the third mechanism is operating through the vestibular apparatus. अभी प्रॉब्लम होती क्या है कि दिस इंफॉर्मेशन इज डिराइव फ्रॉम द बुक, बट उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे करते हो, आप समझ के कैसे लेते हो, उस पे इस चैप्टर की या हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है. नाउ मैकेनिज्म वन, ओके, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे डेवलप्ड है. सेकंड जीआईटी के सेक्शन पे डेवलप्ड है. एंड द थर्ड वन इज इन द वेस्टिबुलर एपैरेटस. तो अब इनके लोकेशन काफी डाइवर्स है. ओके. अकॉर्डिंगली वहां पे जो रिसेप्टर लोकेटेड है वो अलग अलग आते हैं. सो आप थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर में जब जाते हो आपको अगर ये दो चीजें प्रॉपरली सेपरेट करके दिख गई तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि कौन सा ड्रग कौन से टारगेट पे काम करेगा. इट इज वेरी मच इजियर. सेम थिंग और द सेम स्ट्रेटजी you have to apply to the other chapters also while studying. Okay. सॉरी थोड़ा सा इधर उधर होता होगा तो
Okay, now I will stick to the explanation. The first mechanism which is operating through the chemoreceptor trigger zone. Okay, अभी यहाँ पे होता क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज absent ओवर द chemoreceptor ट्रिगर जोन. ये हम बचपन से सीख रहे हैं. ओके, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है ब्रेन के किसी हिस्से पे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एनी chemical agent, whether it is endogenous or whether it is exogenous, it can easily access to that side or that surface of the brain. Okay, ये easy common sense वाली चीज है. So here what is given, blood brain barrier is absent and any exogenously administered substance or blood-borne drug substance or chemical substance can act over the chemoreceptor trigger zone. इतना समझ में आया? क्या बताया मैंने? ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है और उसके वजह से क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस आके वहां पे एक्ट कर सकता है. अभी जब हम ये कहते हैं कि आवर ड्रग इज एक्टिंग ओवर द सेल, ओके, तो फार्माकोडायनामिक्स का चैप्टर याद करो आप, जो जनरल सेक्शन में दिया है केडीटी के, उसमें 4 to 5 मैकेनिज्म्स दिए हैं, वेदर इट इज एक्टिंग थ्रू द इरिटेशन और स्टिमुलेशन. ठीक है, देयर आर 4 to 5 मैकेनिज्म्स. ओके, ये अभी आपको यहाँ पे काम में आने वाला है. तो जब हम कहते हैं कि इट इज एक्टिंग ओवर द chemoreceptor ट्रिगर जोन, देन हाउ इट इज एक्टिंग? इट इज एक्टिंग थ्रू द रिसेप्टर. अभी और एक प्रॉब्लमेटिक कहो या फिर नेचुरल फेनोमेना कहो कि chemoreceptor trigger zone, it is open to access, as well as one more difficulty is there, is that there are n number of receptor located over it. अभी इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि वहां पे n नंबर ऑफ सब्सटेंस एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद में हर एक को वेलकम करने के लिए अलग अलग रिसेप्शनिस्ट वहां पे बैठे हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मींस डाइवर्स नंबर ऑफ सब्सटेंस कैन ट्रिगर नाउजिया एंड वोमिटिंग. ओके, अगर वो वहां पे रीच कर लेते हैं तो, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिजन दैट इन द साइड इफेक्ट पार्ट नाउजिया वोमिटिंग. ठीक है, वो हर जगह पे कंटिन्यूअसली आते ही रहता है. ओके, so that is the reason behind that. Now what are the different receptor? Again, इसको enlist करना, ये याद रखना important है. First one is the opioid based mu और kappa receptor. The third one कौन सा है opioid का? वो है delta, लेकिन वो यहाँ पे अब present नहीं है. सिर्फ 2 receptor opioid के present है, mu and kappa. ये याद रखना है. ओके, opioid के साइड इफेक्ट्स में ये चीजें आके जाती है. After opioid, the next one is the dopaminergic receptor. अभी dopaminergic में से भी there are D2 receptor present over here. Okay. The third one is neurokinin 1 receptor, जिसपे substance P या related substances act करेंगे. The fourth one is cannabinoid 1 receptor, जो cannabis करके एक natural ये plant derived substances है, वो यहाँ पे act करते हैं. The fifth one is the serotonergic receptor. अभी थोड़ा सा मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में खींचता हूँ. serotonergic receptor जब हम कह रहे हैं तो there are 7 types of serotonergic receptor. All of them are G protein coupled except the one, and that is the 5-HT3. So that ligand gated, okay, cation channel based receptor is present over chemoreceptor trigger zone. Okay, now ये हो गया 5th receptor, and the 6th one is histaminic based H1 receptor. मैं समराइज कर लूँ. ओपियोइड बेस्ड म्यू कप्पा, डोपामाइनर्जिक का D2, देन न्यूरोकाइनिन का NK1, देन कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर, सीरोटोनिन का 5-HT3, एंड देन हिस्टामिनिक का H1 रिसेप्टर. So blood-brain barrier is open to access, and there are 6 different types of receptor present over it. So many substance can access here and trigger the emesis or the vomiting. This is the first mechanism of action. Okay, कितना समझ में आया? अभी एक सीधी सीधी कॉमन सेंस वाली चीज आती है. अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एंटी डोपामाइनर्जिक इफेक्ट वाला ड्रग है तो वो कौन सा मैकेनिज्म से काम करेगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर आना चाहिए कि सर रिसेप्टर यहाँ पे लोकेटेड है, वो इजीली यहाँ पे एक्ट करेगा. ओके, नाउ ये था मैकेनिज्म 1. Now I am moving to the mechanism 2, which is operating through the release of serotonin, and where into the GIT,
एंड हाउ फ्रॉम द एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। अभी इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एक फिर से एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। जब हम पेप्टिक अल्सर का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी एक एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स करके आया था। ओके, these two are different, that is ECL cell and this is only EC। ओके, अभी पीछे जाके देखो एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स यानी कौन से है, ठीक है। अभी सेकंड मैकेनिज्म में होता क्या है कि एनी इरिटेंट सब्सटेंस और डैमेजिंग सब्सटेंस व्हेन यू एडमिनिस्टर, मींस जब आप कुछ ऐसी गलत चीज खा लेते हो, so what happens in that case, due to its damaging or irritant nature towards the GIT, it causes the release of serotonin from the enterochromaffin cells। okay, अभी होता क्या है उसके बाद में, जब आप रिलीज प्रमोट करते हो एंटेरोक्रोमैफिन से सेरोटोनिन का, दिस सेरोटोनिन एक्ट्स ओवर the 5-HT3 receptor which are located on primary afferent neurons of enteric nervous system। means एंटेरोक्रोमैफिन सेल से 5-HT3 रिलीज हुआ जो एक्ट कर रहा है एफेरेंट न्यूरॉन्स पर। एफेरेंट न्यूरॉन्स यानी कौन से, जो इंपल्स ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, दैट इज द एफेरेंट न्यूरॉन्स। एंड इफरेंट यानी कौन सा, जो ब्रेन से मोटर ऑर्गन्स की तरफ या मोटर एक्टिविटी के लिए इंपल्स कैरी करते, दोज आर द इफरेंट। ओके, यहाँ पे कौन से हैं, दैट इज द एफरेंट, या फिर इजी करके लिख देता हूं सेंसरी। ओके, कॉजेस रिलीज 5-HT3 एक्ट करेगा प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स पे, और प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स किस सिस्टम के, ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, अभी सेंसरी मींस इजी कौन सा, जो ब्रेन की तरफ इंपल्स लेके जाते हैं। अब ये ब्रेन में कहाँ पे लेके जाएंगे इंपल्स, द इंपल्स विल बी प्रोपेगेटेड टूवर्ड दीज टू वोमिटिंग और द इमेटिक सेंटर। ओके, और वहां से इमेसिस ट्रिगर होगा। आसान है, काफी इजी कंपोनेंट है। आपको सेल्स ये याद रखने हैं, सेल्स में से क्या रिलीज हो रहा है ये याद रखना है, और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, 5-HT3 रिसेप्टर्स कहाँ पे, एफेरेंट न्यूरॉन्स पे। कौन से एफेरेंट न्यूरॉन्स या किस सिस्टम के, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के। और ये इंपल्स कहाँ पे जाएंगे, वोमिटिंग सेंटर की तरफ, जिससे इमेसिस ट्रिगर होगा। मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होता हूँ। अभी फिर से आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सिर्फ 5-HT3 रिसेप्टर है तो कोई और एंटी डोपामाइनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक काम करने वाला है क्या यहाँ पे, नो, क्योंकि रिसेप्टर दूसरे है ही नहीं। सो ओनली एंटी सीरोटोनर्जिक ड्रग कैन ब्लॉक दिस मैकेनिज्म। इतना समझ में आया। जब मैं ये पार्ट पे था मैंने आपको क्वेश्चन किया कि एंटी डोपामाइनर्जिक किस मैकेनिज्म को ब्लॉक करेंगे और हाउ दे विल एक्ट, दे विल ब्लॉक दिस पार्ट। जब मैं आपको पूछूंगा कि एंटी सीरोटोनर्जिक का तो आप ये ऑप्शन आगे प्रमोट करोगे, बट एट द सेम टाइम 5-HT3 यानी सीरोटोनिन का टाइप 3 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे भी प्रेजेंट है। सो the anti-serotonergic drug will have two options, either to act by this, either to act by this, and depending upon their nature, okay, या फिर उनकी साइट ऑफ एक्शन प्राइमरी कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्टिंग थ्रू द बोथ मैकेनिज्म। ओके, इतना समझ में आया। सो दिस वाज द सेकेंड मैकेनिज्म एंड नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड मैकेनिज्म, जो आपका फेवरेट है, ये जिसे आप रूटीन मतलब हर जगह पे कंसीडर कर लेते हो, द वेस्टिबुलर apparatus बेस्ड मैकेनिज्म। ओके, नाउ होता क्या है कि वेस्टिबुलर apparatus इज कनेक्टेड विद द इमेटिक सेंटर। वेस्टिबुलर apparatus इज कनेक्टेड विद द इमेटिक सेंटर थ्रू द कोलिनर्जिक लिंक। हमारे पास एड्रेनालिन है, हमारे पास डोपामाइन है, हमारे पास एसिटिल कोलिन है, बट यहाँ पे अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो दैट इज द कोलिनर्जिक लिंक। एसिटिल कोलिन या फिर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बेस्ड कनेक्शन वहां पे एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपका बॉडी पोस्चर बहुत एब्रप्टली डिस्टर्ब होता है, मींस
कोई आपको मीन्स छोटे बच्चे को काफी आराम से उठाना पड़ता है, ठीक है। अगर 20-25 साल का बच्चा हो तो उसे ज्यादा भी इतना ये नहीं कर सकते, स्टिल दैट इज अ ह्यूमन, ठीक है, उन्हें भी आराम से हैंडल करना पड़ता है। तो व्हेन बॉडी पोस्चर एब्रप्टली डिस्टर्ब, और जब आप जो मोशन आपकी बॉडी फेस कर रही है, मीन्स गाड़ी पे उल्टा बैठना, व्हेन इट इज नॉट सुटेबल, या फिर आप कुछ ऐसा सीन देख लेते हो जिसमें आप खुद के मोशन को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कंसीडर कर लेते हो। फॉर एग्जांपल हाइट पे जाने के बाद में चक्कर आती है, बट आप गिरने वाले नहीं रहते हो, चक्कर आने की वजह से गिर सकते हो। सेकंड, डेप्थ अगर देखते हो, ठीक है, कोई खाई या एन नंबर ऑफ कुछ भी, या फिर सी, ठीक है, इन दैट केस इट ट्रिगर्स द वोमिटिंग और दैट, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ इमेसिस, ठीक है। इन दिस वे द वोमिटिंग इज ट्रिगर्ड। और यहाँ पे जनरली जो आपको चक्कर आती है, दैट इज द सिकनेस, ओके। नाउ होल दिस mechanism is operating through the cholinergic link and it was the third mechanism. अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि एंटी मोशन सिकनेस ड्रग या मोशन सिकनेस, ठीक है, या रिलेटेड टर्म्स, तो डायरेक्टली आपका टारगेट कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। एंड नाउ हियर few important points you have to note. Here cholinergic link is present but dopaminergic or its role is absent. Then along with the acetylcholine histamine's role is found. Okay, जब हम ड्रग्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली द ड्रग्स दोज आर हैविंग एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी और एंटी हिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टी, those will act over here but not the एंटी डोपामाइनर्जिक और अदर ड्रग्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में देख लो। मैकेनिज्म 1 कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से काम कर रहा है। ये इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स बेस्ड इन द जीआईटी एंड दिस इज द वेस्टिबुलर। अभी जब आप केडीटी ओपन करते हो तो देयर विल बी द लिस्ट ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर और द फार्माकोलॉजिकल क्लास, ठीक है। ये केडीटी में क्लासिफिकेशन है, वो तो आपको याद रखना ही है, बट पूरी चैप्टर को अगर आपको समझना है तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट विल बी प्रोवाइडेड इन दिस सीक्वेंस। मैकेनिज्म 1 कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। अभी यहाँ पे आएगी आपकी फर्स्ट कैटेगरी द न्यूरोलेप्टिक्स और एंटीसाइकोटिक्स, जिनका मेजर टारगेट होता है D2 रिसेप्टर। मैं पीछे आता हूँ, D2 रिसेप्टर बोर्ड पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, 1 पे दिख रहा है। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करेगा, बाय ब्लॉकिंग द vomiting impulses which are relayed from the chemoreceptor trigger zone itself. ये यहाँ पे जो stimulation हो रहा है vomiting के लिए वो block होगा। That will be the mechanism of neuroleptics or antipsychotics. The example is prochlorperazine, ठीक है। तो ये इसका example आएगा। After the neuroleptics, the next neurokinin 1 receptor antagonist, इस पे substance P या related peptidal agents act करते हैं। अगेन न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वो सीधा मिलता है यहाँ पे। सो इट विल एक्ट अगेंस्ट द मैकेनिज्म 1 एंड दिस द थर्ड वन इज कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी जनरली ये यूज नहीं होते, ठीक है, कैनाबिनॉइड बेस्ड एंटागोनिस्ट आर नॉट यूज्ड मोर। इसमें एग्जांपल आते हैं ड्रोनाबिनॉल एंड नैबिलोन, दिस टू एजेंट्स आर यूज्ड, ओके। और इसमें से भी है ना, अभी हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के फार्माकोलॉजी में। So these three category of pharmacological agents are acting through the against the mechanism 1. Okay, इतना समझ में आया। Second one, mechanism 2. Mechanism 2 में कौन सा involved है, serotonin which is releasing from the enterochromaffin cells. So obviously यहाँ पे कौन से agents आएंगे, those are the anti-serotonergic agents. So ऐसे anti-serotonergic agents which are relatively or completely selective toward the 5-HT3 receptor, those are used here. The example is cetrons, means ondansetron, ramosetron, pelonosetron, granisetron. All those agents are included here in the second mechanism. Now, अभी आपको यहाँ पे एक चीज जो देखनी है कि 5-HT3 also present over the chemoreceptor trigger zone also. So आप ये जो एजेंट्स डिस्कस करोगे दिस विल हैव ड्यूअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो इस मैकेनिज्म से भी काम करेंगे एंड दे विल एक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म ऑफ आल्सो।
अभी इसे कहा जाएगा पेरिफेरल एक्शन एंड इसे कहा जाएगा सेंट्रल एक्शन. सो दे विल शो द सेंट्रल एक्शन आल्सो एंड दे विल शो द पेरिफेरल एक्शन आल्सो. ये था मैकेनिज्म 2 के थ्रू ऑपरेट होने वाला जो ये इमेसिस का मैकेनिज्म है, उसके अगेंस्ट कौन काम करेंगे? द ऑन्डेंसेट्रॉन्स और द एंटी सीरोटोनर्जिक एजेंट्स. आई एम सॉरी, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट्स थे वो आगे पीछे हो गए. द थर्ड वन इज द मैकेनिज्म 3. मैकेनिज्म 3 कौन सा है? जो वेस्टिबुलर apparatus के थ्रू ऑपरेट होता है. और यहाँ पे क्या क्या आपको अवेलेबल ऐड करने के लिए? कोलिनर्जिक लिंक एंड द हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स. सो ओनली दीज टू, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो काम करेंगे वही एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक. सो दीज टू category of drugs acting through or against this mechanism. okay, इसके वजह से क्या होता है, आपको जो चैप्टर का एक व्यू है, व्यू, ठीक है, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, हम सिटी का व्यू लेने के लिए सिटी के आउटसाइड किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं. वैसे चैप्टर का व्यू अगर लेना है तो आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर और इधर. ठीक है, ये दोनों अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको चैप्टर का अच्छा खासा व्यू आ जाता है. ओके, so now I will start from this part. Okay, moving to the next slide. In the last video we have seen the what are the three different mechanisms of emesis, ठीक है, and the agents which are acting against those mechanisms. अभी start करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म के अगेंस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं. those are the neuroleptics और antipsychotics which are written here. अभी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मेंशन करूंगा जो बुक में नहीं है. सी, वोमिटिंग की जो एन नंबर ऑफ टाइप्स है, जैसे कि ड्रग इंड्यूस, डिसीज इंड्यूस, रेडिएशन सिकनेस, और या फिर कहे पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया वोमिटिंग, प्री ऑपरेटिव नॉजिया वोमिटिंग, देन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग. अभी इसमें होता कैसे है कि ड्रग इंड्यूस्ड तो डायरेक्टली कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जाएगा, बट इन केस ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, कीमोथेरेपी मींस एंटी कैंसर एजेंट, जो आपको थर्ड ईयर में ही है. व्हाट हैपेंस, कीमोथेरेपी मींस 1-2 दिन का डोज नहीं रहता, जैसे एड्स का रहता है कि एटलीस्ट 15-20 टैबलेट उनको ओरली कंज्यूम करने पड़ते हैं. ठीक है, या फिर कीमोथेरेपी का सेम वैसे ही रहता है, साल भर वो थ्रू द सलाइन, थ्रू द आईवी और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये कंटिन्यूअसली चलते रहती है ये ट्रीटमेंट. और उसकी वजह से कैंसर के पेशेंट का जो एक ये मीन्स वो पूरे मतलब हेयर फॉल हो जाता है, वो दे आर गेटिंग बाल्ड. तो उस केस में वो तो एक आपका विजिबल साइड इफेक्ट हुआ, बट जो इनविजिबल साइड इफेक्ट है, जो कंसिस्टेंटली पेशेंट को जो रूटीनली मेडिसिन पे रहते हैं, नॉट ओनली कैंसर अदर कंडीशंस आल्सो, उन्हें वोमिटिंग फेस करनी पड़ती है, या फिर जो एसिडिटी, ये चीजें होती है. नाउ इन केस ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नाउजिया वोमिटिंग, अगर आपको साल भर मेडिसिन देने कीमोथेरेपी के, तो एट दैट टाइम इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ दैट इंड्यूस्ड वोमिटिंग विल बी देयर, मींस कितना सफर करते होगे. सो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एंटी इमेटिक ड्रग अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नाउजिया वोमिटिंग के लिए कंसीडर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट या फिर वो मेडिसिन लेने के बाद में ये लिया जाता है, इसका भी कंटिन्यूअसली डोज शुरू रहता है. मीन्स अगर शाम को कीमोथेरेपी का एक के मीन्स डोज है, तो उसके 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे बाद में, और फिर से कल मॉर्निंग में, एक ऐसा 24 आवर्स तक एक कंसिडरेबल लेवल मेंटेन रखने के लिए एंटीएमेटिक्स यूज होते हैं. ठीक है, और उसके बाद में हियर मीन्स आप पूरा बुक पढ़ोगे रिटी का, यहाँ पे सोशल एंजाइटी हुआ या फिर नर्वसनेस इंड्यूस्ड वोमिटिंग. ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बुक में मिसिंग है, कंप्लीटली मिसिंग है. आई डोंट नो इन द अदर बुक्स वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट. ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट मेरे तरफ से मुझे मेंशन करना इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपको बताया. कमिंग बैक टू द न्यूरोलेप्टिक्स. सो न्यूरोलेप्टिक्स here which are also known as the antipsychotics. यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मेंशन है, that is the prochlorperazine. अभी ये एजेंट्स कौन से? एंटीसाइकोटिक्स. हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? एंटीएमेटिक्स. अभी जनरली होता क्या है कि इनिशियल केस में हम कंसिडर कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स कैन आल्सो एक्ट एज अ एंटीएमेटिक.
तो मेडिकल पे जाके आप डायरेक्टली एंटीसाइकोटिक की दवा एंटीइमेटिक पर्पस के लिए नहीं ले सकते। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, और उसमें से एक है उसका डोज, ठीक है। तो हियर एंटीइमेटिक डोज इज वेरी मच लेसर देन द एंटीसाइकोटिक डोज, ठीक है। अभी जब हम डोज ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जब बुक में तो ये सीधा सीधा दिया होगा कि एंटीइमेटिक डोज इज लोअर देन द एंटीसाइकोटिक डोज, आपको नोट्स बनाते वक्त ये मेथड यूज करना है, ठीक है। या फिर डोज ऑफ एनी पर्टिकुलर एजेंट इज लेसर देन डोज ऑफ एनी पर्टिकुलर एजेंट, और उसके साथ में उसकी वैल्यू भी लिखो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर कर देगा, ओके। और उसके साथ में अभी एक लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज, अगर मैं यहाँ पे कोई और इफेक्ट लिखता हूँ कि जैसे कि वैसोडाइलेटर डोज और उसके साइड में रहेगा इनोट्रोपिक डोज, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एजेंट का, तो इफ इट इज अ वेरी गुड वैसोडाइलेटर मींस इट इज अ पोटेंट वैसोडाइलेटिंग एजेंट एज कंपेयर टू इट्स पोटेंसी इन इनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। सो डोज अगर कम होता है तो मींस उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। सो ऐसी एन नंबर ऑफ चीजें खुल के वहां से सामने आने लगती है, उनका कंपैरिजन एंड अदर थिंग्स, ओके। सो इन दिस वे यू हैव टू डेवलप योर नोट्स इन कंपैरिजन। Coming back to the neuroleptics, where the dose of antiemetics is lower than the antipsychotics. Okay. Now, one statement is written compared to other antiemetic, ठीक है, it is highly potent. Means इसका डोज एंटीएमेटिक डोज बाकी एजेंट्स के कंपैरिजन में काफी कम है, and it is active against the D2 receptor which are located over the chemoreceptor trigger zone. ये इसका mechanism of action होगा, okay. Now it is not useful in case of second and third mechanism based vomiting, okay. Why? Because there is a no target, D2 receptor are completely absent over there, so it is not useful in case of those mechanism. It is not useful against the second and third mechanism based vomiting, hence it cannot be used in case of motion sickness. Why? Because the D2 receptor are absent in these two places, and also, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो मोशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो कोलिनर्जिक लिंक एक्टिव होती है, ओके, उसे ब्लॉक करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, बिकॉज दे आर एक्टिव ऑन द D2 रिसेप्टर, एंड यहाँ पे सिर्फ कोलिनर्जिक लिंक प्रेजेंट होती है, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस न्यूरोलेप्टिक्स और एंटीसाइकोटिक्स आर नॉट यूजफुल अगेंस्ट द मोशन सिकनेस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नाउ चलते आगे। इट इज नॉट अलाउड टू यूज neuroleptics or antipsychotics are not allowed to use until and unless the cause of vomiting is clear. जब तक आपको vomiting का cause clear नहीं है तब तक आप neuroleptics या antipsychotics यूज नहीं कर सकते, ओके। बिकॉज ये कॉमन सेंस वाली चीज है, क्योंकि इसका आगे का टारगेट जो रहता है एंटीसाइकोटिक्स, ये पूरा दिमाग पे अगर असर डालने वाला होगा, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज दिस मेडिसिन फॉर सिंपली ओनली द वोमिटिंग, ओके। नाउ साइड इफेक्ट्स, ठीक है, अभी वो तो एंटीसाइकोटिक का तो चलो छोड़ ही दो, जो जनरल साइड इफेक्ट्स इसके ऑब्जर्व होते हैं, दोज आर एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया व्हिच इज ऑब्जर्व्ड मोर इन केस ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। एंड देन अनदर साइड इफेक्ट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इज द sedation. These effects, acute muscular dystonia and the sedation, is more in case of prochlorperazine. यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल मेंशन किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर मेंशन्ड एग्जांपल इन द बुक इज फिनोथायाजाइन. ओके, हियर यू हैव टू कंसीडर द प्रोक्लोरपेराजाइन, एंड इसमें भी ये जो साइड इफेक्ट है ये ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं. ओके, नाउ देन वेयर इट इज यूज्ड, आप अगर बोल रहे हो कि इट इज नॉट अलाउड टू यूज अंटिल द कॉज इज क्लियर, इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, ठीक है, जो मेजर साइड इफेक्ट में कंसीडर होता है. तो वेयर इट इज यूज्ड, इट इज अभी यहाँ पे इफेक्टिव इन केस ऑफ इट, ठीक है, मीन्स ये रूटीनली यूज होते हैं क्या नहीं इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते. मीन्स एप्लीकेबिलिटी, ओके, व्हाट आई एम सेइंग, एप्लीकेबिलिटी, इट इज हैविंग एप्लीकेबिलिटी इन ड्रग इंड्यूस्ड नाउजिया वोमिटिंग, डिसीज इंड्यूस्ड नाउजिया वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया वोमिटिंग, chemotherapy induced nausea vomiting, then radiation sickness, morning sickness. But मॉर्निंग सिकनेस में ये तभी यूज हो सकता है व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द हाइपरइमेसिस ग्रेविडेनम. ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है. ओके, सो दीज आर द 6 कंडीशंस वेयर द एंटीसाइकोटिक एजेंट क्लोरपेराजाइन कैन बी यूज्ड. ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर.
The next category of agent is neurokinin 1 receptor antagonist, which are active against the neurokinin 1 receptor located over the chemoreceptor trigger zone. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एप्रेपिटेंट एंड इट्स प्रोड्रग फोजएप्रेपिटेंट, ठीक है, एप्रेपिटेंट एंड फोजएप्रेपिटेंट। अभी मैं और एक चीज आपको प्रेजेंट करूंगा एंटी एपिलेप्टिक में, फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन, ओके। यहाँ पे क्या है, एप्रेपिटेंट एंड फोजएप्रेपिटेंट। अभी ये दोनों के भी केस स्टडी आपको करने हैं फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, ठीक है, इट इज अ गुड कैंडिडेट, मीन्स जो आपके घर में छोटा भाई रहता है जो सब काम सुनता है, ठीक है, सबको पसंद आता है, ये वो टाइप का एग्जांपल है। सी न्यूरोकाइनिन इज नॉट द मेजर टारगेट ऑफ थेरापेटिक एजेंट्स, बट अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या है वो देखते हैं। इट इज वेल टॉलरेटेड टू द पेशेंट, यानी टेस्ट, कोई साइड इफेक्ट प्रोफाइल कुछ मेजर चीज नहीं है। इट इज हैविंग अ बेटर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, मीन्स इजीली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सीरम लेवल्स इजीली मेंटेन रहते हैं। Then it is suited against the delayed emesis as compared to the acute emesis. ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया वोमिटिंग के बारे में बताया तो होता क्या है कि पेशेंट कंटिन्यूसली मेडिकेशन पे रहता है। इन दैट केस ऐसे नहीं रहता है कि आपने सलाइन की ड्रिप ऑन की और इधर से नॉजिया वोमिटिंग शुरू हुआ। जब वो बॉडी में एक लेवल रीच हो जाती है उस कीमोथेरेपेटिक एजेंट की, तो उसके बाद में इमेसिस की प्रोसेस ट्रिगर होती है और ये कंटिन्यूसली ट्रिगर होते रहती है क्योंकि उनका लेवल मेंटेन रहता है। सो दैट इज द डिलेड इमेसिस। और कुछ एजेंट्स का ऐसे होगा कि अगर आप कुछ खा भी लो थोड़ा सा तो इमीडिएटली इमेसिस ट्रिगर करेंगे, ओके। सो दिस एजेंट इज इफेक्टिव इन केस ऑफ डिलेड इमेसिस एज कंपेयर टू एक्यूट इमेसिस। और डिलेड इमेसिस हमें जनरली कहाँ मिलेगा, कीमोथेरेपी induce nausea vomiting, means जब multiple cycles of chemotherapy are going on for the patient, ठीक है। So it is used in combination with ondansetron and dexamethasone for multiple cycles of chemotherapy, okay। explanation, oral explanation थोड़ा सा heavy हो गया, आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। मैं कुछ पॉइंट्स आपको फिर भी समराइज कर देता हूँ। ये डिलेड एमिसिस में यूज होता है और जनरली डिलेड एमिसिस कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, कीमोथेरेपी में, मींस इट इज एक्टिव इन मोर यूजफुल इन केस ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग एंड इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ऑन्डेंसेट्रॉन एंड डेक्सामेथासोन। ऑन्डेंसेट्रॉन यानी एंटी सीरोटोनर्जिक ड्रग, डेक्सामेथासोन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एडजुवेंट एंटी इमेटिक का काम करते हैं, ओके। सो दिस वेयर द agents which are active against the first mechanisms, ठीक है। and now we will move towards the drug acting against the second mechanism. In the last section we have seen the neuroleptics and the neurokinin 1 receptor antagonist which are operating through the mechanism 1, and now we are moving towards the mechanism 2 based anti-emetic agent, ठीक है। So mechanism 2 is operating by the release of serotonin from the enterochromaffin cells and which is acting over the afferent neurons of enteric nervous system, ठीक है। So जब हम एंटी सीरोटोनर्जिक एजेंट्स डिस्कस करेंगे, so here you have to consider two things, ठीक है। In the mechanism 2 serotonin is mainly involved, ठीक है, ये एक सिंगल कैंडिडेट इन्वॉल्व रहता है, but at the same time in the mechanism 1 over the chemoreceptor trigger zone the serotonergic receptors are present, ठीक है। So discussing the role of serotonin first in the emetic process, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक फिर से रिवाइज हो जाएगा। in the GIT, ठीक है, अभी हमने स्टमक की एनाटॉमी देखी थी पेप्टिक अल्सर के बेसिक्स में, a separate video is there also. Myenteric plexus is present over the nerve endings of myenteric plexus 5-HT3 receptors are present, ठीक है। और जब इनका एक्टिवेशन होता है, ओके, बाय द सेरोटोनिन इटसेल्फ, तो इट ट्रिगर्स द पेरिस्टालसिस एंड इमेटिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ द सेकंड मैकेनिज्म 5-HT3 रिलीज्ड, it acting on the 5-HT3 receptors of primary afferent neurons, okay, of enteric nervous system, and these neurons send emetic impulses या फिर simple impulses कह सकते हो,
इट सेंड्स द इम्पल्सेस टू द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन और वहां से आगे इमेटिक प्रोसेस ट्रिगर होता है. देन ओवर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इटसेल्फ 5HT3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट और जब इनका एक्टिवेशन होता है इमेटिक प्रोसेस ट्रिगर होता है. सो अगर आप देखें तो नर्व एंडिंग्स ऑफ माइट्रिक प्लेक्सस, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, these two things are present in the GIT which constitutes its peripheral action. और जब आप कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन की बात करते हो तो इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. ठीक है. सो व्हेन यू आर डिस्कसिंग द एंटी सीरोटोनिक एजेंट, ठीक है, these are acting by the peripheral action also and by its central action also. इसका मतलब अगर ये फॉर्म में अगर डिस्कस किए जाए तो इट इज एक्टिव अगेंस्ट मैकेनिज्म 2 आल्सो एंड एक्टिव अगेंस्ट मैकेनिज्म 1 आल्सो. ओके, ऑल द एजेंट्स कैन एक्ट बाय दिस टू or act against these two mechanisms of emesis. So examples are ondansetron, granisetron, polonosetron and ramosetron. चार एग्जांपल समझ में आए. OGPR, ठीक है, ondansetron, granisetron, polonosetron and ramosetron. अभी यहाँ पे होता क्या है कि potency increasing in this direction means ondansetron normal है, granisetron somewhat more potent, and the last two agents are more potent than the granisetron. Now, granisetron and ramosetron, these are active against chemotherapy induced nausea vomiting. कौन से एजेंट? ग्रेनिसेट्रॉन एंड रेमोसेट्रॉन. पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है. ओनली ग्रेनिसेट्रॉन इज अप्रूव्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग इन द यूएस. ठीक है. और रेमोसेट्रॉन जो कि जापानीज कंपनी का ड्रग है, इट इज यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग इन द एशियन कंट्रीज एंड द जापान. इतना समझ में आया? 4 एजेंट्स के बारे में आपको बताया. ओके, एंड दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीरोटोनिन इन द इमेटिक प्रोसेस. सो हमारे एजेंट 5HT3 का ब्लॉकेट करेंगे and respectively they will block the emetic process. एक important point यहाँ पे सुन लो. Mayenteric plexus and peristalsis of GIT. ये आता है प्रोकाइनेटिक के इफेक्ट के अंदर. प्रोकाइनेटिक का एक अलग से वीडियो रहेगा, वो इस पूरे सीक्वेंस में या इस पूरे वीडियो के सेगमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया गया है. We have 4 anti-serotonergic agents which are active selectively against the 5HT3 receptor. Serotonin के 7 रिसेप्टर्स है टोटल. ठीक है, 7 रिसेप्टर्स आर देयर. उसमें से जो थर्ड है उसके अगेंस्ट ये सब एजेंट्स एक्ट करते हैं. They are mainly used for the anti-emetic purpose. So ondansetron, granisetron, polonosetron and ramosetron. मैंने यहाँ पे बोला था कि पोटेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ती है. पोटेंसी बढ़ती मतलब क्या होता है? उनका डोज और जो द रिक्वायरमेंट ऑफ डोज मतलब कम लगता है. तो यहाँ पे आपको वो चीजें क्लैरिफाई होती है. 4 to 8 mg, 1 to 3 mg ओनली, 0.2 mg एंड 0.3 mg. ठीक है. सो इससे आपको पोटेंसी का ऑर्डर समझ में आना चाहिए. ठीक है. जब आप टी हाफ या ड्यूरेशन के एक्शन की बात करते हो तब आप उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस करते हो. ठीक है. सो वो जो केडीटी में या रैंगेंडल में टेबल्स दिए गए वो मगअप करने के लिए नहीं है, वो चैप्टर को समझने के लिए. और अनफॉर्चुनेटली जो जीपैट की बुक्स है, ठीक है, डायरेक्टली उसमें टेबल दिया गया है सब. ठीक है. सो होता क्या है कि स्टूडेंट जिसे एंड पॉइंट रहना चाहिए पढ़ाई का, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है. शॉर्ट बुक्स रहते हैं कई सारे जीपैट के मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. मुझे तो वो पसंद नहीं आता, मैं वो रिकमेंड भी नहीं करता. आई विल रिकमेंड फर्स्ट टू रीड योर मेजर रेफरेंस बुक. ठीक है. पहले वो पढ़ो, समझ में आने के बाद में रिवीजन पर्पस के लिए आप वो छोटे बुक्स इस्तेमाल कर सकते हो. सो हियर यू कैन कंक्लूड योर पोटेंसी ऑर्डर. डोज अगर याद रखा जाए तो बेटर रहेगा. ठीक है. पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में और एंटी इमेटिक के कंडीशन में आपको डोज याद रखने हैं. ठीक है. जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक की जब मेरी रिकॉर्डिंग आएंगे तब उसमें मैं अलग से कमेंट करूंगा. नाउ ondansetron की टी हाफ है 1 to 3 आवर्स, बट इसका इफेक्ट परसिस्ट करता है फॉर 8 to 12 आवर्स. ठीक है.
अभी आपको ये पॉइंट कोरिलेट करना है केडीटी में कि वो कीमोथेरेपी में उसके 3 टाइम्स डोज क्यों यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं 8 आवर्स का कंसीडर करूं तो इट विल गिव 24 आवर्स मींस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द इमेसिस इन केस ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। वही अगर आप इन दोनों एजेंट्स का अगर पढ़ेंगे तो आपको एक अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, या फिर इनकी डोज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है उस वक्त। ग्रेनिसेट्रॉन 8 to 12 आवर्स, ठीक है, मींस ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्गर एक्टिंग। सो जब आप केडीटी पढ़ते हो या फिर कोई भी फार्मेकोलॉजी का बुक पढ़ते हो तो उसमें सीधा सीधा दिया गया होता है कि ग्रेनिसेट्रॉन इज रिलेटिवली मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग। सो ये लाइन याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है हर एक ड्रग के हर एक क्लास में, बट अगर आप सिंपली एक टेबल आपके नोट्स डेवलप करते हो टेबुलर फॉर्म में, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही बोल सकते हो पोटेंट है, लॉन्गर एक्टिंग है, ठीक है। किसी और का सुना सुनाया क्यों, अगर आप खुद वो चीजें डेवलप कर सकते हो तो। ओके, सो हियर ऑन्डेंसेट्रॉन का जो साइड इफेक्ट है, इस सेक्शन में मैंने साइड इफेक्ट मेंशन किए। फॉर ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन देयर आर 2 कॉमन साइड इफेक्ट, द चेस्ट पेन एंड द ब्रैडिकार्डिया। हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं किसमें, ऑन्डेंसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब, जब आप ऑन्डेंसेट्रॉन या ग्रेनिसेट्रॉन बाय द रूट ऑफ आईवी दे रहे हो, उस दरमियान ये साइड इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकते हैं। इन केस ऑफ पेलोनासेट्रॉन क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी वेव जो है आपका ईसीजी का वो प्रोलॉन्ग होता है एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ रैपिड आईवी इंजेक्शन, बिकॉज ऑफ रैपिड आईवी इंजेक्शन ब्लरिंग ऑफ विजन इज ऑब्जर्व। ये है साइड इफेक्ट। अभी इसके बाद में एंटी इमेटिक जब आप कीमोथेरेपी में यूज हो रहा है, ठीक है, कीमोथेरेपी में जब आपको हेवी डोसेस देने पेशेंट को तो वो आईवी रूट से दिया जाता है, ठीक है। सो हियर व्हाट हैपेंस बिफोर गिविंग द सलाइन और द इन्फ्यूजन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ये ड्रग्स इसमें से जो कोई भी सुटेबल होगा उस पर्सन के लिए वो बाय द रूट ऑफ आईवी दिया जाता है 2 to 3 आवर्स बिफोर द डोज ऑफ कीमोथेरेपी। उसके बाद में जब डोज कंप्लीट हो जाता है, जब वो सलाइन कंटिन्यूसली शुरू रहती है कीमोथेरेपी की थेरेपेटिक एजेंट की, तो उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद में फिर से एंड अगेन ऑन द नेक्स्ट डे 1 टाइम, ठीक है। सो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द डोसिंग फ्रीक्वेंसी और द डोसिंग मेथड ऑफ एंटी इमेटिक एजेंट, ठीक है। ये चीजें पढ़ो केडीटी में से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात जीपैट की, ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपका जीपैट टारगेट होता है ये एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन में, ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको कितनी समझ में आती है वहां पे। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द एंटी सीरोटोनिक एजेंट, और इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट रहेगा that will be about the anticholinergic and antihistaminic agents. Now we are in the last section of this antiemetic chapter, ठीक है। There are 2 agents, anticholinergic and antihistaminic, which are acting against this vestibular apparatus based emetic mechanism. Vestibular apparatus is involved in the motion sickness or the sickness associated with the position or the movement. So wherever the sickness is due to this factor, these 2 agents will be the best suited for that kind of a sickness and associated vomiting. So starting with the anticholinergic agent, there are 2 agents which you have to remember very properly. Anticholinergic का जब पॉइंट आता है तो होता है ऐसे कि आपको सब याद रहता है, अभी उसमें से कौन सा होगा ये आपको याद नहीं आता, ठीक है। योसिन एंड डाइसाइक्लोमिन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, इसका डोज आएगा 0.2 to 0.4 mg एंड डाइसाइक्लोमिन का डोज आएगा 10 to 20 mg. Both these agents are very effective in case of motion sickness, but ideally जो कंसिडर किया जाता है वो है योसिन एंड डाइसाइक्लोमिन is used for only the prophylactic purpose. इतना समझ में आया? एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स 2 एग्जांपल्स यूजफुल इन मोशन सिकनेस, इतनी चीजें याद रखनी है। नाउ आगे चलते हैं एंटी हिस्टामिनिक की तरफ। दोस आर एक्टिंग अगेंस्ट द H1 रिसेप्टर बेस्ड एक्टिवेशंस, ठीक है, H1 रिसेप्टर्स को वो टारगेट करते हैं। सो दिस एजेंट्स आर यूजफुल इन मोशन सिकनेस एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग, ठीक है, इसमें ये यूजफुल है मोशन सिकनेस एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वोमिटिंग, बट दे आर नॉट यूजफुल इन
मॉर्निंग सिकनेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग। इतना समझ में आया? ये इन जनरल हमने बोला। बट मॉर्निंग सिकनेस की जब बात आती है तो उस केस में प्रोमिथाजाइन कैन बी यूज्ड एंड डायडॉक्सिलामाइन आल्सो। ओके, ये दो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट मॉर्निंग सिकनेस में यूजफुल है, बट नॉट अदर्स। ठीक है, जब हम इन जनरल डिस्कस करेंगे या फिर अदर एजेंट्स की बात करेंगे, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू मोशन सिकनेस ओनली एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड nausea vomiting only. So these three are first generation conventional H1 antihistaminic agents: promethazine, diphenhydramine and dimenhydrinate. ये तीनों का ये कॉमन एप्लीकेशन आएगा, except promethazine which can be used in the morning sickness also. The next agent is doxylamine. Doxylamine along with the vitamin B6 is especially used for the morning sickness purpose. ठीक है, ये हो गया doxylamine के लिए. Meclizine, which is used in case of sea sickness also, and the last one is the Cinnarizine. ठीक है, ये चार एजेंट्स आपको याद रखने हैं. Cinnarizine के केस में क्या होता है? Cinnarizine restrict the calcium influx into the endolymph of vestibular apparatus. ठीक है, अभी Cinnarizine की स्पेशल स्टोरी ऐसी है कि इन द ईयर ऑफ 1992, इसके अराउंड सिनार्जिन और ये अदर एजेंट्स का क्या है कि ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी दिखाते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ देयर H1 antagonism they show somewhat means sedation also. ठीक है, सो सिनार्जिन क्या करता था कि सिनार्जिन sedation प्रोड्यूस करता है एंड इट वाज यूज्ड बाय द मेनी मदर्स. ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे थे लगभग 1 से 1.5 साल के, ठीक है, 5-6 महीने का रात को खुद ब खुद सो जाता है. 1 साल से 1.5 साल का टाइम स्पेन ऐसे रहता है जो खुद सोता नहीं और दूसरे को सोने नहीं देता. वो टाइम पे सिनार्जिन वाज यूज्ड मींस थोड़ा थोड़ा पानी में मिला के दिया जाता था. देन लेटर ऑन इट इज बैंड. ठीक है, वो पर्पस के लिए एक्चुअली वो उसका लेजिटिमेट यूज कभी था भी नहीं बट यूज किया जाता था. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिनार्जिन. ओके, कोई भी आपका नॉलेज ऐसा गलत तरीके से मत यूज करो जो मैं बताता हूँ. So these are the 4 to 5 different agents of antihistaminic which are used as an antiemetic. ठीक है, so here we have completed our chapter of antiemetic and the things which you have to study is emetics जो इपिकैक है या फिर एपोमॉर्फिन है which are intentionally used as a emetic agent. ठीक है, because of the presence of opioid and the histaminic receptor. ठीक है, ओवर द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये जो कुछ भी उनका मैकेनिज्म होगा वो आपको पढ़ना है. बट दीज टू एजेंट्स इपिकैक एंड एपोमॉर्फिन व्हिच आर इंटेंशनली यूज्ड एज अ इमेटिक्स. ठीक है, और जो काफी ज्यादा डीपर बेसिक्स है जो आपको नोट्स फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा कि जब इमेसिस होता है तो जो मसल वाइज जो मूवमेंट है स्टमक की वो कौन सी है, जीआईटी रिलैक्स होती है या पाइलोरस का रेट्रोग्रेड मैनर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन से पार्ट रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्यों होता है, एपिग्लोटिस जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ऑल दोज मूवमेंट यू हैव टू समराइज. ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटीएमेटिक चैप्टर एंड द नेक्स्ट वन विल बी द प्रोकाइनेटिक. थैंक यू.